प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे एवं बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम एक आपके लिए आसान एवं सरल भाषा में एक ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जहां पर सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। मापन पद्धति जिसे बोलते हैं, मापते कैसे हैं किसी भी चीज को, तौलना, मापना, दूरी, डिस्टेंस, ये क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस चीज के बारे में जानेंगे हम सारी चीजें। तो चलिए हम समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये जो नया चैप्टर है। ठीक है बच्चों, सीखेंगे। चलिए, आप लोग बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, कैलेंडर्स है, ये थर्मामीटर है, स्केल है ना, ये मील का पत्थर है, पैसे हैं, वॉच, ये केला बनाना, ये क्या है, ये सारी चीजें है ना। तो इनको कैसे गिनते हैं, कैसे हम दूरी मापते हैं, फ़ारेनहाइट से कैल्शियम, इस प्रकार की जो मापन पद्धति है उसको हम आज जानेंगे। और ये पैसे हैं, रुपए हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज जानेंगे आसान एवं सरल भाषा में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चीज दिखा रहे हैं। तो बच्चों, सब लोगों को चीजें बेसिक से जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो सब लोगों ने देखा है, लेकिन उनको कैसे परिवर्तित करते हैं, रुपयों को पैसे में कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितने पैसे हैं उनको रुपये में कैसे कन्वर्ट करना है, इस प्रकार के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और सारे बच्चे फिर वहां पर फंस जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से है, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलना है, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलना है, इतने सेंटीमीटर का इतने इंच होता है, क्या है होता है, सारी चीजें हम इस क्लास में जानेंगे। चले आगे बच्चों, चलो सबसे पहले हम देखते हैं मापन। मापन क्या है ना, ये चीज जानना जरूरी है कि मापन क्या है, यानी मेजरमेंट क्या है। तो आसान भाषा में बोले तो यह किसी अज्ञात मात्रा को एक ज्ञात मानक मात्रक, ठीक है, के साथ तुलना करने की एक विधि है। क्या समझे आप इस चीज से? इस चीज की मतलब साधारण सी एक परिभाषा है कि यह जो है किसी अज्ञात मात्रा को, यानी एक ऐसी मात्रा जिसे हम नहीं जानते हैं, है ना, जिसे हम नहीं जानते हैं, उसको एक ज्ञात मानक में, है ना, जिसे हम जानते हैं उस चीज में कन्वर्ट कर लें, उसी को, उसी पद्धति को क्या बोलते हैं, ये मापन बोलते हैं। मान लीजिए एक टब में या एक जग में दूध भरा हुआ है ना, अब वो क्या है पता नहीं है, कितना लीटर है, क्या है, क्योंकि किस चीज को किस चीज से मापा जाता है, यह भी बहुत जरूरी बातें पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसे तो नहीं है कि एक जग में दूध रखा है उसे बोलूंगा इतने किलोमीटर है ना, किलोमीटर तो नहीं बोलूंगा, इतने किलो दूध है, चलो वेट के हिसाब से बोल सकता हूं, है ना। दूरी के लिए अलग मात्रक होगा, हर चीज के लिए अलग एक इकाई होती है, ठीक है, मापने की। जैसे दूरी को हम मीटर या किलोमीटर से मापते हैं, सेंटीमीटर से जो छोटी दूरी होती है उसको मापते हैं, ठीक है। इसी प्रकार होता है सारी चीजों को। दर्जन को क्या बोलते हैं, केले को हम दर्जन में मापते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम सारी चीजें जानेंगे। ठीक है बच्चे, सब लोग समझ गए होंगे। किसी भी अज्ञात मात्रा को एक ज्ञात मानक मात्रक में, यानी कि जो माना हुआ मात्रक है, एक सही मात्रक है जिसकी कोई वैल्यू है ना, उसमें मापना, ठीक है, या उससे तुलना करना, उस विधि को हम मापन या मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसके क्या क्या अवयव हैं या कंपोनेंट्स क्या हैं, है ना। तो क्या है, मापन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब जैसे मैं बोल दूं 10 सेंटीमीटर, है ना, क्या बोल दूं 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में 10 क्या है और सेंटीमीटर क्या है ना, उस चीज को जानेंगे। चलिए, एक संख्यात्मक मान, ठीक है, क्या है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक कहलाता है ना। जैसे 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर में 10 क्या हो गया, संख्यात्मक, यानी एक संख्या हो गई, और
मीटर या सेंटीमीटर जो है वो क्या है, उसका मात्रक हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अब महत्व, इसका महत्व क्या है या इसका उपयोग कहां कहां होता है यह भी जान लेते हैं। तो चलिए, मापन का महत्व कहां कहां होता है? वैज्ञानिक अनुसंधानों में, है ना, व्यापार में, निर्माण में। जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो हम मापते हैं कि ये जमीन कितनी लंबी है, कितना इसका एरिया है ना, मापन के लिए वहां पर ये लंबाई चौड़ाई ऐसे नापते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान में भी बहुत सारी चीजें मापना होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो और वस्तुओं की सटीकता यानी एक्यूरेसी के लिए कि कितना हम कोई छोटी चीज नापना हो, या बहुत छोटा सा क्या बोलते हैं, मैं सोना तोलने जाऊं, इतना छोटा सा एक टुकड़ा हो उसको तोलना है ना, तो वो भी कैसे बैलेंस से तोलते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे आसान भाषा में। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ आ रही होंगी और आप आसानी से समझ पा रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जो चीजें समझ नहीं आती आप अपना एक नोटबुक रखिए, नोट डाउन कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट पे बोल सकते हैं, हम जरूर उसका जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं ये चीजें आपको बताना चाहूंगा कि हर चीज को माप के लिए एक प्रणाली होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रणाली। तो उसे क्या कहते हैं? एक प्रणाली या सिस्टम होता है। हर चीज को मापने का एक सिस्टम या प्रणाली होती है। तो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसकी एक वैल्यू है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे वैधता प्राप्त है, उसे क्या कहते हैं? एसआई। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, एसआई यूनिट बोलते हैं उसे। जैसे सेकंड को, मीटर को, किलोग्राम को, एम्पियर को, है ना, एसआई यूनिट्स क्या हैं इसके। ठीक है, एसआई यूनिट में इसको मापते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सटीकता, इसकी एक्यूरेसी, मापन हमेशा, यानी इसकी जो एक्यूरेसी है, ठीक है, मापन हमेशा थोड़ा, अतः क्रिया, ठीक है, इंटरेक्शन जो है शामिल करता है। इसलिए प्रेक्षक उपकरण की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे सटीकता सीमित हो सकती है। समझ आया ये पॉइंट? एक बार और बताता हूं। ये प्रणाली सिस्टम जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह वैध है। ठीक है, वैध यानी इसको मान्यता प्राप्त है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, जिससे जैसे सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर का उपयोग किया जाता है एसआई मात्रक में। ठीक है, और इसकी सटीकता और एक्यूरेसी क्या है? मापन हमेशा थोड़ा, यानी थोड़ा, अतः क्रिया जो है इसकी शामिल करता है। इसलिए प्रेक्षक उपकरण जो है, जो कोई भी उपकरण है, उसकी क्या क्षमता है, उस पर यह निर्भर करता है। ठीक है, चलें आगे। यानी कहने का मतलब यह है, तराजू की क्षमता क्या है? वेट तोलने के लिए। ठीक है, फिर इससे क्या करते हैं? इससे हम टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये दूरी दर्शाता है। ठीक है, ये क्या है? इससे छोटी लंबाई या स्केल से क्या करते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस टाइप की मैप करते हैं। और ये बनाना यानी दर्जन इसका। ठीक है, कितने दर्जन है? 1 दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन, है ना। अब जानेंगे हम कि किस चीजों में क्या होता है। ठीक है, ऐसी रुपया है, रुपया को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैसे को कैसे कन्वर्ट करते हैं रुपया में। ठीक है, चले आगे बच्चे लोग। चलिए अब आगे हम जैसे जाते हैं तो मापन की कितने रूप है, कितने रूपों में इसको मापा जाता है या मेजरमेंट किया जाता है? तो 4, कितने में? 4 प्रमुख प्रणाली हैं। कौन कौन सी प्रणाली है? जैसे मैंने बताया था, एसआई पद्धति हो गया, सीजीएस, इस प्रकार से बहुत सारी है। तो सबसे पहली प्रणाली है सीजीएस पद्धति, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। पहली वाली कौन सी है? सीजीएस पद्धति। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंटों को याद रखना। पूछ लेता है मेजरमेंट की कितनी पद्धतियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए मुख्य रूप से 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, मेजरमेंट की जो पद्धतियां हैं। तो पहला क्या हुआ? सीजीएस पद्धति। इसका स्टैंड फॉर क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, यानी जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को वजन में। ठीक है, यानी द्रव्यमान जो है उसको किस में नापते हैं? ग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान यानी वजन।
को ग्राम में, और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। ठीक है बच्चों, समय को सेकेंड में। एक बार फिर देखो, इसमें जो है सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते सीएम। ठीक है, द्रव्यमान या वजन को किस में, ग्राम में, और समय को किस में, सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए अब एफपीएस पद्धति होती है, एफपीएस पद्धति यानी फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकेंड में मापते हैं। ये चीज भी समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद आती एमकेएस पद्धति या प्रणाली, है ना। तो क्या है, एम का मतलब मीटर, फिर किलोग्राम, फिर सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसके बाद है एसआई मात्रक, जो आपको मैंने अभी बताया। एसआई में क्या होता है, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है बच्चों, यह बहुत ही पॉपुलर और आधुनिक स्तर की इकाई है, मापने की प्रणाली है। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा यही प्रचलित है। ठीक है, यह प्रणाली जो है विस्तृत और संशोधित रूप है। यह प्रणाली इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा प्रचलित एवं संशोधित है। ठीक है, इसका मुख्यतः उपयोग होता है। चलें आगे, चलिए तो अब इस सारी चीजों में, अब हम सारी चीजों को जानते हैं छोटे छोटे रूप में। तो वस्तुओं को गिनते कैसे हैं, हम सबसे पहले जानेंगे वस्तुओं को गिनना। ठीक है, तो उसकी इकाई क्या है गिनने की, तो दो, अगर कोई दो वस्तुएं हैं, एक को हम पता है कोई एक वस्तु है, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल, एक, वह उसकी इकाई। ठीक है, अब यदि एक को मैं इकाई बोलता हूं तो दो को क्या बोलूंगा, तो दो को बोलूंगा एक जोड़ा। ठीक है, यानी दो वस्तुओं को हम एक जोड़ा कह सकते हैं, यानी दो इकाइयों को मिला दिया जाए तो उसे एक जोड़ा बोल देंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी, नहीं तो थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ आ रहा होगा। चलिए, अब अगर मैं इसी को बोलूं कि 100 इकाई अगर मैं कर दूं, यानी 100 को क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं मिलके 100 चीजें हैं, तो उसे क्या बोलूंगा, एक सैकड़ा बोल देता हूं। आपको पता होगा, पहले पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10 का दहाई होता है, 100 का सैकड़ा होता है। ये चीजें तो पढ़ा होगा आपने, है ना, 100 का सैकड़ा हो गया। अब आपको पता है कि दस्ता क्या होता है ना। तो उसमें अगर कोई, हमने देखा होगा पेपर की सीटें हैं, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, यदि 24 सीट इकट्ठी मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एक दस्ता बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, 24 सीट का एक दस्ता हो जाता है। ठीक है, अब ग्रुंस, ग्रुंस सुना है आपने, ग्रुंस, यदि आपने दर्जन सुना होगा, 12 का एक दर्जन होता है। क्या होता है, यदि 12 केले इकट्ठे मिल जाएं तो उसको बोलते हैं एक दर्जन केले हैं। ठीक है, तो एक ग्रुंस में 12 दर्जन इकट्ठे होंगे केले तब, यानी 144 केलों का, है ना, यानी 12 दर्जन का, 12 दर्जन, और एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 144 मिलेंगे तो क्या होगा, एक ग्रुंस हो जाएगा। ठीक है, यानी 144 इकाइयां मिलेंगी तब एक ग्रुंस होगा। ठीक है बच्चे, 20 इकाई का एक कौड़ी होता है। कौड़ी सुना है आपने, कौड़ी बोल देते ना, अरे तुम्हारे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं है ना। ठीक है ना बच्चे, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आ जाती हैं ऐसी चीजें जो हम सुनते तो हैं लेकिन पता नहीं होता कि आखिर कितने कौड़ी का क्या होता है, कितने इकाइयों का एक कौड़ी होता है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप छोटी छोटी सी चीजें, बेसिक चीजें जानेंगे, आगे मैथ्स बहुत इजी होने वाली है। आपसे प्रैक्टिस करिए, मैं आपको वादा करता हूं कि आपको मैथ्स का मास्टरमाइंड बना दूंगा। आप समय दीजिए, हम आपको एक मास्टर बनाएंगे मैथ्स का, बहुत इजी तरीके से और सरल तरीके से। ठीक है बच्चे, चलिए अब 12 इकाइयों का क्या होता है, एक दर्जन होता है। जैसे मैंने बताया आपको, 12 इकाइयों यानी 12 केले मिल जाएंगे तो एक दर्जन हो जाएगा। और 20 दस्ते का एक रिम होता है। रिम देखे होंगे आप, जैसे हम प्रिंटिंग करते हैं ना पेपर में, A4 साइज का पेपर देखा होगा, कोई भी पेपर है जैसे, तो उसका एक हम प्रिंट लेते हैं, उस प्रकार का एक बंडल आता है उस पेपरों का, तो पूरा उस बंडल को बोलते हैं रिम। तो उस पूरे बंडल में कितने पेपर होते हैं, ठीक बच्चे, तो उसको बोलते हैं, यानी 12 इकाई
का 1 दर्जन। अब 20 दस्ते का 1 रिंग होता है, और एक दस्ते में 24 सीट होती हैं। एक दस्ते में 24 सीट, तो यानी 24 गुणे हम कितना कर लेंगे, 24 गुणे कितना है 20, यानी क्या हो जाएगा 240, है ना, 240 और 240, है ना, क्योंकि 2 बार करना है। कितना हो जाएगा बच्चे, यहां हो जाएगा 480, यानी 480 पेपर होंगे उसमें, तो एक क्या हो जाएगा रिम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आया। ठीक है, इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो कुछ और आगे चीजें देखते हैं। अब लंबाइयों में आते हैं, लंबाइयों की इकाई जो है ना, तो उसके कुछ रूपांतरण देख लेते हैं, या कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसको क्या बोलते हैं। 1 किलोमीटर, आपने लंबाई देखा होगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। क्या होते हैं, 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, 10 हेक्टोमीटर। अब 100 डेकामीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है बच्चे, और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, और 10 डेकामीटर बराबर 100 मीटर के होता है। ठीक है, ये चीजें आप देखना, एक बार कन्वर्ट करके देखोगे चीजें बहुत आसान होंगी। ठीक है, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में आपको पता है 10 डेसीमीटर होता है, और 10 डेसीमीटर बराबर किसके होता है, 100 सेंटीमीटर के, और 100 सेंटीमीटर आप स्केल में देखे होंगे कि 1000 मिलीमीटर के होता है। ऐसी स्केल है ना, ये छोटे छोटे बने हैं ना, ये मिलीमीटर के निशान है। ये बड़े से देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर के निशान है। इसी प्रकार से आप स्केल में देखोगे, उसमें लिखा होगा एक साइड सेंटीमीटर, एक साइड किसी में इंच भी लिखा रहता है ना। आप देखेंगे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। आगे देखते हैं, 1 डेसीमीटर में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 100 मिलीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के होता है। आप स्केल में देखोगे 10 का एक पार्ट रहता है। ठीक है, आगे चलें। अब लंबाई की कुछ और अन्य इकाई भी देख लेते हैं। अब 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चों, पता है आप लोगों को, तो चलो 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना। 1 मील सुना है आपने, मील, ये पत्थर, ये लिखा है ना 125 माइल्स या मील्स। ठीक है, 1 मील में क्या होता है, 1.61 किलोमीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, तो 39.37 इंच। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो 3.2808 फुट। ठीक है, चलिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 0.6214 मील लगभग होता है। ठीक है, और 1 गज सुना है आपने, गज, है ना, 1 गज, हाथी का पैर, हाथी का गज बोलते हैं ना गज, तो वो जितना एक पैर उसका रखता है ना, उसको 1 गज बोलते हैं। वो कितना, तो 0.9144 मीटर। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में। ये थोड़ा सा चेंजमेंट कैसे, क्या बराबर क्या होता है, ये चीज आप जरूर देखना। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कन्वर्सन इसका। ठीक है, क्या बराबर क्या होता है, तो चीजें हमको जल्दी समझ में आएगी। थोड़ा सी कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो चीजें अगर याद हैं तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लोगे चीजों को। चलो वजन के लिए कुछ देख लेते हैं। अब 1 किलो में कितने हेक्टोग्राम होता है, 1 किलो में 10 हेक्टोग्राम होता है। कितना, 10 हेक्टोग्राम, और 100 डेकाग्राम इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, 10 हेक्टोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम, और 100 डेकाग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, है ना, 1 किलो। ठीक है, अब 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना होता है, 10 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 100 ग्राम, तो 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम के। इसी प्रकार से आप चेंज करेंगे तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 10 डेसीग्राम, 100 सेंटीग्राम, फिर उसके बाद आएगा 1000 मिलीग्राम। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, फिर ग्राम, ऐसे आता है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, फिर 1 डेसीग्राम 10 सेंटीमीटर के, फिर 10 सेंटीमीटर बराबर होगा 100 मिलीग्राम के, तो 1 सेंटीग्राम बराबर किसके हो जाएगा, 10 मिलीग्राम के। ठीक है, 10 मिलीग्राम के। इसी प्रकार धारिता या कैपेसिटी इसकी क्या है, ठीक है, कि इकाइयां क्या है, 1 किलोलीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर, और ये बराबर किसके होता है, 10 डेकालीटर के। 10 हेक्टोलीटर बराबर 100 डेकालीटर, और ये भी बराबर किसके होता है, 1000 लीटर के। 100 डेकालीटर बराबर 1000 लीटर।
तो 1 हेक्टोलीटर को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 10 डेकालीटर में बराबर हो जाएगा। तो 100 लीटर के बराबर होता है ये, यानी 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर के। ठीक है, इसी प्रकार 1 डेकालीटर बराबर होता है 10 लीटर के, तो 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर के, और 1 लीटर बराबर होता है 100 सेंटीलीटर के, और ये बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। इसी प्रकार 1 डेसीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर बराबर 100 मिलीलीटर। इसी प्रकार 1 सेंटीलीटर बराबर होता है 10 मिलीलीटर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब कुछ समय को कैसे क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा एक दिन में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, सॉरी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ये भी पता होगा। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, या 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 3600 क्या हो जाएंगे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलो घड़ी, घड़ी के बारे में अब हम जानेंगे। आप देख रहे होंगे कि एक प्यारी सी घड़ी दिख रही है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ये बड़ा कांटा, ये वाला जो है बड़ा कांटा है, और ये दूसरा जो है ये छोटा कांटा है। ये सबसे मोटा एवं छोटा कांटा होता है। ठीक है, इस कांटे को घंटे वाला कांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घंटे वाला कांटा। इसके बाद आप देखेंगे ये उससे जो बड़ा कांटा है उसे बोलते हैं मिनट वाला कांटा। क्या बोलते हैं, मिनट वाला। ठीक है बच्चे, और ये जो सबसे बड़ा वाला कांटा है, जो सबसे पतला सा होगा, इसे हम सेकंड का कांटा बोलते हैं। किसका, सेकंड का। ठीक है, सेकंड कांटा, सेकंड या सेकंड। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसमें 1 से लेके 12 तक, ये 1 2 3 4 ऐसे सारे अक्षर 1 से 12 तक अंकित होते हैं। ये भी जान लिया आपने। और ये आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन टाइप की टिप रखी हैं, ये सभी के सामने ये 1-1 घंटे को दर्शाती हैं। यदि मैं 12 से 1 तक चलूं तो 1 घंटा मतलब बीत गया। ठीक है, इतना तो आप जान गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ देख लेते हैं। तो घड़ी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की। ठीक है बच्चों, कौन सी, पहली घड़ी होती है साधारण घड़ी, और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक या डिजिटल घड़ी। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत प्रचलित हैं डिजिटल घड़ियां। ठीक है, स्मार्ट वॉच भी बोलते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वाली कौन सी, रेलवे स्टेशन में मिलती है, जिसमें 24 भी बजते हैं। ठीक है बच्चे, नॉर्मल घड़ी में इसमें तो देख रहे हैं 12 बज रहे हैं, लेकिन 24 घंटे की होती है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण घड़ी। ठीक है, यानी कौन सी वाली, साधारण घड़ी, जो हम ये क्या बोलते हैं, सब कोई इस टाइप की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंने जैसे बताया सेकंड वाली सबसे पतली तथा सबसे लंबी होती है, ये जो कांटा है। ठीक है, फिर दूसरा है मिनट वाला कांटा, ये वाला बड़ा वाला। फिर एक तीसरा होता है घंटे वाला कांटा, जो सबसे छोटा एवं मोटा, छोटू मोटू कांटा। ठीक है, छोटा और मोटा। इसके बाद दोनों ही सुइयां घड़ी के डायल के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमती हैं। अब ये जो सुइयां है ना, ये दोनों और ये भी तीनों, ठीक है, तो तीनों सुई हैं जो कैसे, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसके उल्टा एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो कैसी घूमती है, ऐसे घूमती हैं, दक्षिणावर्त। ठीक है, इसके बाद घड़ी के डायल पर 1 से 12 तक अंक चिन्हित होते हैं। ये देखो आप देख पा रहे होंगे, ये सारे चारों साइड 1 से 12 तक अंक चिन्हित हैं। ठीक है बच्चे, इसमें देखोगे ये समान दूरी पर, ये 12 और 1 के बीच में आप देखोगे तो 4 छोटे छोटे ऐसे डंडे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यानी यहां लिखा 12 और यहां लिखा 1, यानी 1 घंटे के बीच में 1 2 3 4 छोटे छोटे इस टाइप से डंडे खींचे होते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज को दर्शाते हैं, मिनट को दर्शाते हैं। ठीक है, 1-1 मिनट को। ठीक है, तो यानी 12 से लेके 1 तक में कितने मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। ठीक है, समझ आया बच्चे। अब इसका मतलब अगर मैंने बताया जैसे कि 12 से 1 तक चला गया कांटा, कौन सा वाला, ये छोटू मोटू कांटा, मतलब 1 घंटा बीत गया। और ये वाला जब पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो 12 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, छोटा वाला कांटा जब पूरा चक्कर लगा देगा तो
12 घंटे हो जाएंगे ये पूरा एक चक्कर लगाने पे। और अगर ये जो है उससे बड़ा वाला कांटा, जो मिनट वाला कांटा, एक पूरा चक्कर लगा लिया मतलब 1 घंटे हो गया। और ये सेकंड वाला जो कांटा है ये पूरा अगर एक चक्कर लगा लिया तो 1 मिनट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? यही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मतलब डिजिटल वॉच पढ़ना आप लोगों को पता हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ छोटी चीजें। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं ये तो पता नहीं होगा, है ना? चलिए, वैसे 1 सेकंड से छोटी इकाई इसमें है ही नहीं, तो यह जरूर पता नहीं होगा। तो ठीक है, तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। ठीक है बच्चे, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 60 सेकंड का 1 मिनट। ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए, अब 1 मिनट में 60 सेकंड है। ठीक है, अगर मैं 1 घंटे में बोल दूं तो 60 और गुणा कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएंगे 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकंड। समझ आया? चले आगे, ये चीज बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, फिर हमको चीजें जल्दी जब कन्वर्ट करेंगे, कोई प्रश्न आ जाएगा किस प्रकार से करना है, जल्दी बनेगी वो चीज। ठीक है, चलो अब दूसरी आ गई इलेक्ट्रिक घड़ी। ये देखा होगा आपने रेलवे स्टेशनों में। ठीक है, ये देखा होगा आपने हाथ में बांधने वाली, आजकल बहुत प्रचलित है डिजिटल घड़ियां। ठीक है, ये तो हम बांधते ही पहले रेगुलर घड़ी जो होती है ना। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक घड़ियों के बारे में या डिजिटल घड़ियों। तो इसमें 24 घंटे का पूरा टाइमिंग मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं, नापते हैं, जो कुछ भी समझ लो आप लोग। ठीक है, तो रात में इसमें क्या होता है, रात में 12 जब बजते हैं, रात के जब 12 बजते हैं उसके बाद से इसमें टाइम फिर से 1 2 3 ऐसे चलता है, नहीं तो कंटिन्यू चलते रहता है। 12 13 14 15 16 17, तो रात को 12 बजे 24 बजते हैं। उसके बाद फिर सुबह AM और PM होता है। फिर रात में 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो AM, और फिर दिन में 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है। दिन में 12 बजे के बाद PM। तो ये AM का मतलब क्या है और PM का मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो एंटे मेरिडियन, ठीक है, एंटे मेरिडियन AM को बोलते हैं और पोस्ट मेरिडियन PM को बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब चलो हम इसको क्या क्या चीजें लिखी हैं वो पढ़ लेते हैं। 24 घंटे वाली घड़ी, ठीक है, यह मध्यरात्रि से अगली मध्यरात्रि 1 से 24 बजे तक का समय दर्शाती है, ये पॉइंट हो गया। फिर 12 घंटे वाली घड़ी, यह समय दर्शाने के लिए AM और PM का उपयोग करती है। ठीक है, तो वही बताया मैंने, AM का मतलब एंटे मेरिडियन और PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन। दोपहर 12 बजे से PM चालू हो जाता है। ठीक है, अब घड़ी के आविष्कारक कौन कौन से हैं, तो देखो आप लोगों ने पढ़ा 2 टाइप की इधर घड़ियां कई प्रकार की हैं। ठीक है, समय के हिसाब से जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे परिवर्तन आता गया घड़ियों में। ठीक है बच्चे, देखें सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल घड़ी के बारे में। ठीक है, मैकेनिकल घड़ी, मैकेनिकल घड़ी क्या होती है? मैकेनिकल मतलब आप समझते होंगे, हम किसी दिन मैकेनिक के बारे में भी, मैकेनिकल चीजें यानी मैकेनाइज्म क्या है उसके बारे में भी एक क्लास बताएंगे आपको, क्योंकि अभी यह काफी बड़ा वीडियो होने वाला है, तो हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्ट में करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो मैकेनिकल घड़ी यह जो है पहली यांत्रिक घड़ी है, और इसका आविष्कार किसने किया यह भी पूछ लेता है कि पहली मैकेनिक घड़ी जो है उसका आविष्कार किसने किया? तो सिल्वेस्टर द्वितीय ने किया था। सिल्वेस्टर द्वितीय ने कब किया था? 996 ईस्वी में। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ गड़बड़ियां थी, तो उसका सुधार किसने किया? या आधुनिक घड़ी के रूप में फिर उसका सुधार हुआ 13वीं शताब्दी में
यूरोप में हुआ इसका सुधार, ठीक है। 13वीं शताब्दी में यूरोप में इसका कुछ करेक्शन किया गया, सुधार किया गया इस घड़ी में, ठीक है। उसके बाद आई पेंडुलम वाली घड़ी। आपने देखा होगा ऐसे लटकने वाली, घंटा जैसे लटकता रहता है, उसे बोलते हैं पेंडुलम, ठीक है। उस घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का, पेंडुलम घड़ी उसका आविष्कार किया था क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने, क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने, ठीक है बच्चे। कब किया था? 1656 ईस्वी में किया था। इसने समय की गणना को बहुत सटीक बना दिया, यानी जो ये आविष्कारक था क्रिश्चियन ह्यूजेंस जो था 1956 में जिसने पेंडुलम घड़ी की आविष्कार किया, उसने समय का जो मापन है और इसकी जो गणना है उसको बहुत आसान बना दिया, ठीक है, सटीक बना दिया, एक्यूरेट। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, मैथ्स में एक्यूरेसी और स्पीड बहुत जरूरी है बच्चे। तो पक्का आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी एक्यूरेसी, अपना कैलकुलेशन को फास्ट करते रहिए, ठीक है। आगे देखेंगे बहुत सी चीजें आपको काम आएंगी कैलकुलेशन में, तो आप लोग जो जो बता रहे हैं छोटी छोटी चीजें उनको जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलो इसके आगे हम चलते हैं। इसके बाद कलाई घड़ी का आविष्कार हुआ। कलाई घड़ी जो है हम जैसे ये हाथ पर बांधते हैं, आप भी बांधते होंगे, डिजिटल घड़ियां आ गई हैं आजकल, ठीक है। तो उसका आविष्कार किसने किया? तो सबसे पहले घड़ी जो है कलाई में बांधने वाली ब्लेस पास्कल ने किया, ठीक है। उसने इस घड़ी को बनाया। सबसे पहले वो जब घड़ी को बनाया तो वो अपने जेब में रखता था घड़ी। अब जेब में रखता था, बार बार निकालना पड़ता था उसको, है ना। तो उसने सोचा यार अब निकालेगा कौन, इतनी मेहनत करके तो बना दिया मैंने, अब बार बार निकाल के फिर देखूं कितना टाइम हो गया, क्या हो गया। तो बोला जब बना ही दिया हूं तो इसको ऐसी जगह बांधू जहां नजर ऐसे हाथ घुमाया कुछ भी है यानी इजी तरीके से हो जाए। तो उसने सबसे पहले उस घड़ी पे एक बांधी रस्सी, और रस्सी को हाथ पे बांध लिया, ठीक है। तभी से वो घड़ी हाथ पे बांधी जाने लगी, ठीक है बच्चे, इतना समझ गए आप लोग। चलो इसके बाद क्या हुआ? इस घड़ियों के व्यापार के रूप में किसने यूज किया? बेचना। बेचना किसने शुरू किया? इस घड़ियों का, इन घड़ियों का व्यापार करना किसने शुरू किया? तो सबसे पहले शुरू किया किसने? एक प्रसिद्ध बंदा है, उसका नाम क्या है? लुइस कार्तियर। लुइस कार्तियर ने कब से शुरू किया? 1904 से, ठीक है। और वह इस चीज के लिए बहुत फेमस हुआ, ठीक है। चलो अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का जमाना है, ठीक है, जैसा कि ये हम इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया। तो इसका जिक्र जो है, पहली बार डिजिटल घड़ी का आविष्कार किसने किया? अब ये पूछ लेता है, अब जो ये डिजिटल घड़ी है पहली बार किसने किया? तो किया है इसको पीटर पेट्रोव ने। पीटर पेट्रोव ने सन 1970 में, ठीक है बच्चे, इस चीज को भी याद रखना। चले आगे। चलो इसके बाद हम देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक कैलेंडर है, साधारण कैलेंडर होता है, ठीक है। साधारण कैलेंडर का मतलब कि उस साल का कैलेंडर, साधारण साल का जो होगा उसमें नॉर्मली 365 दिन होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा लीप ईयर। लीप ईयर क्या है? ऐसा साल जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी ऐसा साल जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उस साल में क्या हो जाता है? एक दिन एक्स्ट्रा होने से 365 की जगह 366 दिन होते हैं, 366। यानी साधारण साल में, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। लीप ईयर में होंगे कितने? 366 दिन। तो वो 366वां दिन जो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, वो लीप ईयर का जो दिन है 29 तारीख फरवरी में आती है। यानी साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है और लीप ईयर में 29 दिन की। तो ये एक दिन जो आपके कहां जुड़ जाता है? वो जुड़ता है फरवरी में, और वही दिन बनता है 29 तारीख, ठीक है, 29 तारीख, ठीक है बच्चे, याद रखना। ये देखो क्या नियम है। लीप ईयर किसे कहते हैं, है ना। तो लीप ईयर के बारे में जानते हैं। लीप ईयर में क्या होता है? यदि कोई वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो उसे लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। फिर विशेष, इसकी क्या विशेषता? इसमें क्या है? लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, ये बता दिया मैंने। अब साधारण वर्ष में क्या होता है? यदि 4 से विभाजित ना हो कोई वर्ष, ठीक है, और फरवरी 28 दिन की हो, उसे साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 365 दिन होती है साधारण साल में, और लीप में 366, वही बताया मैंने, जैसे एक दिन बढ़ गया तो, ठीक है। चलिए अब दिनों की पुनरावृत्ति और विषम दिन
ऑड डेज, हम इस चीज के बारे में जानेंगे। अब आपने देखा होगा एक कैलेंडर में हम देखेंगे, मान लीजिए 1 तारीख है ना, जिस दिन 1 तारीख है, मान लीजिए सोमवार, मंगल, बुध, जो भी दिन होगा, उसके कितने दिन बाद 1 2 3 4 5 6 7 है ना, जो है पहला दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और हर 8वें दिन वही दिन फिर से रिपीट हो जाता है, यानी 7 दिनों के बाद फिर से वही दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है बच्चे, समझ आया? यानी हर 7 दिन के बाद 8वां जो दिन होगा, यदि आज सोमवार है तो अगला 8वां दिन फिर से सोमवार होगा, मंगलवार है तो फिर 8वां दिन, यानी 7 दिनों के बाद, हर 7 दिनों के बाद वही दिन फिर से रिपीट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, यही लिखा हुआ है इधर, दिनों की पुनरावृत्ति और विषम दिन के बारे में क्या है, साप्ताहिक चक्र जो है प्रत्येक 8वें दिन यानी हर 7 दिन के बाद वही दिन वापस आता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार को 8 सोमवार है तो 8 तारीख को क्या होगा, फिर से सोमवार हो जाएगा, है ना। अब इसको निकालते कैसे हैं, चलो मान लो टोटल जो दिन है एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं जी। कितने दिन सर, 365 दिन, जैसे आपने बताया एक साल में, नॉर्मल ईयर में। अब इसमें हम क्या कर देंगे, 7 से भाग लगा देंगे, इसमें 7 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन निकल जाता है क्या हमारा, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। जो रिमाइंडर बचता है दिन, उसको क्या करते हैं, ये देखो 365/7 कर देते हैं। टोटल जो है विषम दिन कैसे निकालते हैं, उसी को बोलते हैं हम विषम दिन। जो रिमाइंडर बचता है उसी को बोलते हैं विषम दिन। ठीक है, 365/7 करेंगे तो रिमाइंडर जो आ जाएगा वो विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार निकाल लेना आप। चलिए, विषम दिन, एक विषम दिन हो जाता है, बता दिए मैंने, 365 दिन में 7 से भाग दें। अब वर्ष का पहला और अंतिम दिन है ना, वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी को है ना, और अंतिम दिन जो होगा 31 दिसंबर को, याद रखना। ठीक है, साधारण साल में हम बात कर रहे हैं, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन, मान लीजिए जनवरी का पहला दिन जो है और आखिरी दिन जो होगा दिसंबर का, 31 दिसंबर का, एक समान दिन होगा। यानी 1 जनवरी को, 1 जनवरी और 31 दिसंबर। ठीक है बच्चे, कितना, 31 दिसंबर। जो 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, आप कभी कैलेंडर खोल के देखना। ठीक है, सामान्य ईयर में। अब लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है तो वो जोड़ देना। ठीक है, अब देखते हैं हम जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, अगर लीप ईयर है तो 29 दिन हो जाएगा, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन की, जुलाई 31 दिन का, अगस्त हो जाएगा 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का। ठीक है, इस वजह से देखो, सी अप जू नौ सितंबर, इसमें देखो सितंबर कहां है, सितंबर, ये सी से सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। सी अप जू 9 30 के, सी अप जू 9 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी और चौथे सन 29। ठीक है, एक याद रखना कैसे, सी अप जू 9 30 के, सी अप जू 9 30 के, यानी सी से सितंबर, अप से अप्रैल, जू से जून और 9 से नवंबर, यानी सी अप जू 9 30 के, बाकी के 31, यानी बाकी के जो महीने हैं वो 31 के होंगे और ये वाले जो है 30 के होंगे, बाकी के 31 के होंगे। सी अप जू 9 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, 28 की फरवरी और हर चौथे सन 29, यानी हर चौथे सन लीप ईयर हो जाएगा तो 29 की। ये ट्रिक याद रखना। ठीक है बच्चे, चलो इसके बाद ये पढ़ लिया हमने सारे, अब चलते हैं आगे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कुछ रुपया पैसे। आपने देखा होगा शायद, जो बहुत पुराने लोग हैं, 1 पैसे, 2 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, ऐसे कैसे जोड़ते थे, घटाते थे। तो आपने क्या देखा, एक नया पैसे देखा,
शायद देखा होगा कॉइन कभी, 2 नया पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25, 50, है ना। इस प्रकार से इसके ये अपोजिट साइड वाले हैं, ठीक है। इसके दूसरे साइड ये वाला, सिक्के के बोलते हैं ना 2 पहलू होते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है बच्चे। सिक्के के 2 पहलू, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ठीक है, हेड टेल। आपने शोले फिल्म देखा, शोले में तो दोनों साइड ये हेड ही था, है ना, ये वाला पूरा देखा बच्चे, ठीक है। देखना वैसे कॉइन उठाता था, हर बार वही गिरता था, तो दोनों साइड वही है तो वही गिरेगा, ठीक है। चलो हम पढ़ते भारतीय मुद्रा के बारे में, ठीक बच्चे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका सारांश क्या है, कैसे है, यानी अब हम देखते हैं ये 10 का कॉइन है, 5 का है, यानी 5 रुपया। रुपया आपने देखा होगा, रुपया का सिंबल आ गया नया सा, ठीक है, बढ़ा होगा इस टाइप से रुपया, इसको क्या बोलते हैं, रुपया, ठीक है। इंडियन रुपीज का सिंबल है बच्चे, ठीक है, ऐसे ही सिंबल आ जाता है। ये सिंबल इंडियन रुपीज का सिंबल क्या है ना, तो पता होना चाहिए। चलो हम पढ़ रहे हैं भारतीय मुद्रा के बारे में। तो भारतीय मुद्रा को रुपया कहा जाता है, जिसका विशिष्ट चिन्ह है, ये देखो बनाया मैंने। चलो अब सबसे छोटी इकाई इसकी क्या है, पैसा है, ये पैसे वाली सबसे छोटी इकाई, 1 नया पैसा, ठीक है। अब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, आपको पता होगा, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, ठीक है बच्चे। लिखने का तरीका क्या है, बस इसमें क्या है, अगर मान लो मेरे पास 1 रुपया 10 पैसे है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 रुपया और यहां दशमलव लगा के 10 पैसे लिख दूंगा, है ना, 1.10 पैसे। अब मेरे को 7 पैसे लिखना है, तब क्या करूंगा, 1.07 पैसे, ठीक है, इस प्रकार से लिखूंगा, है ना, 1 रुपया 7 पैसे। इसी प्रकार से इंटीजर के साथ लिखा जाता है, दशमलव, है ना, बाद में इंटीजर के बाद ये, ठीक है, पॉइंट में दशमलव में लिखते हैं, ठीक है। चलो लिखने का तरीका क्या है, गणना करते समय हम रुपयों को पूर्णांक, रुपयों को ये वाले पूर्णांक में लिखते हैं, ये रुपया को, और इस साइड दशमलव लगा के ये इंटीजर्स यानी पूर्णांक में, और पैसों को दशमलव में लिखते हैं। जो इंटीजर्स है ये पूर्णांक, और ये जो है दशमलव में बाद वाला पैसा कहलाता है, ठीक है, यानी डेसिमल में जो होगा वो पैसे होगा। उदाहरण के लिए 5 रुपए और 75 पैसे को कैसे लिखूंगा, 5 रुपया 0.75 पैसे ऐसे लिखूंगा, ठीक है। चलो परिवर्तित कैसे करते हैं, हम कभी भी क्या करते हैं, जैसे परिवर्तित करते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहां मैंने छोड़ दिया है कि किसको कैसे बदलना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम रुपयों को पैसे में बदलते हैं तो दी गई धनराशि, मान लो जो भी पैसा दिया गया हो, रुपया दिया गया हो, उसको 100 से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, 5 रुपया है, 5 रुपया गुणित 100 तो कितना हो गया, 500। तो 500 क्या हो गए, ये पैसे हो गए, तो 5 रुपया के 500 पैसे हो गए, ठीक है, ऐसे बदल देते हैं। अब मान लो 25 रुपया को बदलना है, तो 2500 पैसे हो गए ना, 2500 गुणित क्या कर देंगे, अगर इसको रुपया में बदलना है तो 25 को 2500 से गुणा कर दिए तो 2500 हो गया, यानी 25 को गुणित 100 से कर देंगे, ठीक है। 25 गुणा 100 तो क्या हो जाएगा, 2500, ठीक है, गुणा 100 तो 2500 हो जाएगा, यानी गुणा कर देते हैं 100 का दी गई धनराशि में, ठीक है बच्चे। चलो अब रुपयों को पैसे में बदलना है, कर लिया हमने, ठीक है। अब पैसे को रुपया में बदलना है, तब क्या करेंगे, उसमें भी भाग लगा देंगे, क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। जब पैसों को रुपया में बदलना है तो भाग लगा देंगे, यहां पर हम भाग का निशान लगा देंगे। मान लो जो रुपया दिया है उसमें 100 का भाग लगा देंगे। मान लीजिए 500 रुपए को 500 रुपए को 500 रुपए को तो रुपए में 500 रुपए को तो पहले 500 को 100 से गुणा कर लिए, है ना। अब भाग दे देंगे, यानी ये पैसे में बदल जाएगा, गुणा करने पे पैसे में बदल जाएगा। अब हम इसको अगर निकालेंगे कि 5 रुपया को पैसे में बदलिए, 5 रुपया को पैसे में बदलिए, है ना, तो इसमें गुणा कर दिए तो 500 हो गया। अब 500 पैसों को रुपया में बदलिए तो क्या करेंगे, 500 पैसों में 100 का भाग दे देंगे,
तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 5 रुपया। ठीक है, एक बार और समझो, नहीं समझ में आया तो देखो, अगर मेरे को किसी रुपयों को पैसे में बदलना है, मान लो 5 रुपया है मेरे पास, है ना, 5 रुपया है, 5 रुपया मतलब 500 पैसे, है ना। पैसे को रुपया में बदलना है या रुपये को पैसे में बदलना है, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। यही डाउट वाली बात है कि रुपयों को पैसे में बदलने के लिए क्या करते हैं और पैसे को रुपये में बदलने के लिए क्या करते हैं। जब हम 500 पैसे हैं, मतलब 5 रुपये मतलब 500 पैसे, 500 पैसे को मैं रुपया में बदलूंगा तो भाग दूंगा, कितने का, 100 का, 100 का भाग दूंगा। समझ आया। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, कितना आ गया, 5 रुपया आ गया। मतलब 500 पैसों को मैंने रुपयों में बदल दिया, 5 रुपया, तो भाग दे दिया मैंने 100 का। अब रुपये को पैसे में बदलना है तो गुणा कर दूंगा 100 का। आए बात समझ में, तो क्या हो गया, 500 पैसे हो गए। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे चलें, बदलना भी आ गया आपको। ठीक है, 80 पैसे को रुपए में बदलिए। मान लो मेरे पास 80 पैसे हैं, अब इसको रुपया में बदलना है तो क्या करूंगा मैं, भाग दे के देख लेता हूं भाई। 100 का बताया था आपने सर, जैसे भाग दे देते हैं, भाग दे दूंगा। अब कैसे जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, है ना, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब इस देखो 8 बटे 10 आ गया। 8 बटे 10 का मतलब है 10, जितने भी शून्य हैं अंक, उतने अंक के पहले हम दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। अब यहाँ दशमलव को पहले कुछ नहीं तो इधर 0 लगा देंगे, तो मतलब क्या होगा, 0.8 पैसा हो गया। कितना हो गया, 0.8 पैसे। ये देखो यहाँ पर वही आ गया, और या तो आप भाग दे के देख लेना, उतना ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलें आगे। चलो चलिए सर आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं थर्मामीटर, आपने देखा होगा जब आपको कभी बचपन में बुखार आया होगा, कितना टेम्परेचर है वो नापने के लिए होता है। फ़ारेनहाइट और कैल्शियम, ठीक है, क्या, डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस है ना, क्या है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है, डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसको दर्शाते हैं ऐसे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक, चलो देख लेते हैं, ये डिग्री सेल्सियस और यहां ये फ़ारेनहाइट, ये डिग्री सेल्सियस, ये बने लिखे हैं छोटे छोटे मैप में। ठीक है, ये 36, 38, फिर 40, 42, ठीक है, 35, 37, 39, यानी 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, इस टाइप से ऐसे छोटे छोटे से लिखे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा शायद आपको देख नहीं रहा होगा, एक बार मैं साफ कर देता हूँ। आप एक बार थर्मोमीटर में देखना, इस प्रकार से छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। ठीक है बच्चे, चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तापमान को सेल्सियस में मापते हैं। ठीक है, आपने तापमान यानी टेम्परेचर, ठीक है, ताप यानी टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या है, सेल्सियस, ये है डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री का निशान ऐसे रहता है। ठीक है, ये छोटा सा गोल, छोटा सा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जब किसी को बदलना होता है ना, अगर कोई बोल दे कि इतने डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला है, इसमें क्या कर देते हैं, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस जितना, उसमें क्या करेंगे 9/5 का भाग देते हैं, और फिर उसमें हम जोड़ देते हैं 32। कितना जोड़ देते हैं, ये एक फार्मूला है, आप याद रखना। जब हमको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना होता है तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, जो दिया गया है सेल्सियस में, उसमें हम भाग लगाएंगे 9/5 का, प्लस उसमें 32 जोड़ देंगे तो फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। मान लीजिए, चलो मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, मान लो मेरे को किसी ने बोल दिया 25 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो क्या करूंगा, फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है सर, जैसे आपने बताया
तो क्या करता हूं 25 डिग्री सेल्सियस को, तो ये डिग्री सेल्सियस की जगह मैंने लिख दिया, डिग्री सेल्सियस की जगह मैंने लिख दिया 25। चलो सर ठीक है, फिर 9/5 का भाग लगा देंगे, 9/5 जो है इस पे गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें 9 इसका गुणा करेंगे या इसमें गुणा कर देंगे, फिर प्लस 32 जोड़ देंगे, ठीक है। 25 में 9/5 को गुणा करेंगे, प्लस 32 जोड़ देंगे, ठीक है बच्चे। यानी जो डिग्री सेल्सियस दिया गया है, मान लो 32 दिया गया है, 35 दिया गया है, 45 दिया गया है, 50 दिया गया है, जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें गुणा करेंगे 9/5 का, प्लस 32 कर देंगे, ठीक है। चलो अब इसमें कर लेता हूं, तो क्या क्या हो जाएगा, 25 गुणा कर दूंगा 9/5 का, है ना, यानी 9/5 मतलब 9 में 5 का भाग है, ठीक है। इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 5 बार, तो कितना हो गया 9, केवल 5 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी यहां रख देंगे इसकी जगह पर 45, है ना। और 25 ये था, इसको काटने पीटने के बाद क्या हो गया इधर 45, 45 में अब कितना जोड़ना था, 32 जोड़ना था सर जी, ठीक है। तो कितना हो गया 5 2 7 और 4 3 7, तो 77 फ़ारेनहीट आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। ये देखो यहाँ पर वही चीज, एग्जाम्पल मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट बदलना है, हम क्या करेंगे 25 लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, फिर 1/8 भी लिख सकते हैं, यानी 9/5 का मतलब क्या है, 9/5 का मतलब 1/8 ही है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ 1/8 भी लिख सकते हो, या आपको जो इजी लगता है वो लिख सकते हो, ठीक है। 9/5 लिख लो या 1.8 लिख लो। तो इसमें काटेंगे तो इतना आ जाएगा 45, 32 जोड़ देंगे 77, तो ये डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 77 फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से आपको बदलना आना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर कमेंट करिए, और यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और बने रहिए इसी प्रकार की आसान एवं सरल क्लासें देखने के लिए, क्योंकि और भी आसान मैथ्स जो है हम लेकर आएंगे अपनी अगली सीरीज में। तो देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।